हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट इस बार नहीं हुआ है, आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है सो दैट आपको अपना मन पसंदीदा कॉलेज मिले एंड आप वहाँ पे एडमिशन ले पाए। यहाँ पे हम देखने वाले हैं, अगर आप बीएड या डीएड पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो इसमें आपका एक्सपीरियंस लगता है या नहीं, कॉलेज का कितना फीस लगता है, कितने नंबर में आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो कि पूरे की पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं, इसके कारण देखिए बहुत सारे लोगों का बहुत ही कम नंबर पिछले बार आया था, वो सारे सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा कट हो जाते हैं। जितना आप अटेम्प्ट किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलता है। क्या मैं बोल रही हूँ, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही देखिए हम देखेंगे कि फॉर्म फिलअप आपका कब से स्टार्ट हो सकता है, एग्ज़ाम कब होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में हम पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें एंड अच्छा नंबर आप इस स्कोर कर पाए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट बीएड डीएड फॉर्म कब से आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है, ये है 2024 का पीडीएफ एंड इसमें देखिए आपका 25 मार्च 2024 से आपका फॉर्म डलना शुरू हो गया था एंड इसका एग्ज़ाम आपका जुलाई में हुआ था। इसी तरीके से इस बार भी होगा, मार्च में आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा एंड जुलाई में आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो इसलिए आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको अगर अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। देखिए इसका सिलेबस उतना टफ नहीं होता है, अगर आप चाहे तो बहुत अच्छा नंबर इसमें स्कोर कर सकते हैं। देखिए साथ में आगे हम देखने वाले हैं कि कितने नंबर में आपको कॉलेज मिल सकता है। इस बार बहुत सारे लोगों का ठीक ठाक नंबर था, फिर भी उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नंबर वाले को ही कॉलेज अलॉट होता है। तो अगर आप अभी से मेहनत करेंगे, अगर आप अभी से प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपको वो कॉलेज मिलेगा जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आपको ट्राई करना है कि नेक्स्ट ईयर आप कैसे भी करके एडमिशन ले ही ले, अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना ईयर वेस्ट ना करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च में आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा एंड जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब अगर हम बात करें कि कितने नंबर में आपको कॉलेज मिल सकता है, तो देखिए अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी हैं तो आपको 50 टू 60 नंबर एटलीस्ट, आपको ये आपको मैं मिनिमम बता रही, 50 टू 60 नंबर लाना है तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा। अब अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए आपको ट्राई करना है कि 70 प्लस आप स्कोर करें तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, इसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप अगर अच्छा नंबर लाएंगे तो ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जनरल के हैं तो आपको ट्राई करना है 75 प्लस। अगर आप 75 प्लस लाते हैं तो ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। अब देखिए ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कितना कट ऑफ गया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होता है। बट अगर आपका स्कोरिंग जो अभी मैंने बताया अगर वैसा लगभग है तो ही आपको कॉलेज अलॉट हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। इसमें आपको काफ़ी अच्छा नंबर लाना होता है। इस बार काफ़ी अच्छे 60 प्लस स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, इसलिए अभी आपको ट्राई करना है कि काफ़ी अच्छा नंबर आप स्कोर करें तभी आपको कॉलेज अलॉट हो पाएगा। अब अगर हम बात करें कि अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड या डीएड करते हैं तो आपको कितना फीस देना होता है। देखिए अगर हम यहाँ कार्यक्रम शुल्क देखें तो देखिए बीएड का सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम डीएड का भी देखेंगे। बीएड का देखिए आपका 27,800 फीस लगता है एंड यहाँ पे फर्स्ट ईयर का ये ओनली 27,800 लगेगा। फिर आप नेक्स्ट ईयर जब करेंगे, आपको पता है कि बीएड अभी 2 साल का है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 27,800 रुपये पे करना है, सेकेंड ईयर में आपको 27,800 रुपये पे करना है, ठीक है। तो ये है बीएड का। अब हम अगर डीएड की बात करें तो देखिए डीएड में फर्स्ट ईयर में आपको 10,300 रुपये पे करना होता है एंड सेकेंड ईयर में आपको 10,300 रुपये पे करना होता है। तो ये था आपका फ़ीस। अब अगर हम बात करें कि आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस समय आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं या नहीं, तो देखिए जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको 1,000 रुपीज़ पे करना होता है। क्यों करना होता है, इसमें आपका काउंसलिंग फॉर्म इंक्लूडेड होता है एंड सभी स्टूडेंट को 1,000 रुपीज़ पे करना ही होता है, अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म फिलअप रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप पेमेंट करेंगे 1,000 रुपीज़ तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली माना जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिलेबस की तो देखिए ये है आपका सिलेबस। इसमें आगे मैं ये भी बताने वाली हूँ, देखिए इस बार बहुत सारे लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था, जिसके कारण उनका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला टॉपिक होता है उसमें उनका नंबर क्लोज हो जाता है एंड बहुत ही कम नंबर वो स्कोर कर पाते हैं, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आपका होता है जनरल हिंदी कॉम्प्रहेंसन,
सेकंड होता है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। अभी हम आगे डिटेल में भी देखने वाले हैं कि हिंदी में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है, इंग्लिश में क्या क्या करना है, ऐसे करके हम डिटेल में सारा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे फिर थर्ड नंबर पे है आपका लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग, फोर्थ नंबर पे है एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस, फिफ्थ नंबर पे है आपका टीचिंग लर्निंग स्किल। ये सारे स्टूडेंट को ये सारे टॉपिक को कवर करना होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये है आपका पार्ट बी। अब इसमें आपके 3 सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको अटेम्प्ट करना होता है। मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। यहाँ पे आप साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और इसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अब मान लीजिए अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स का सभी के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना होता है, अदरवाइज आपका ये नंबर 0 हो जाएगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि उन्हें पहले से क्लियर नहीं होता है। क्योंकि जनरली अगर आप सीजी व्यापम के एग्ज़ाम को देखें तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है एंड उसी का आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। साथ ही देखिए एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका लगता है, तो इसके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अगर आप किसी भी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे मिलेगा, वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो सभी के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है, हिंदी में आपको क्या क्या टॉपिक को कवर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम हिंदी का देख लेते हैं कि हिंदी में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले देखिए व्याकरण है, जिसमें मानक भाषा, स्वरूप और लक्षण, संज्ञा पद, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का व्यवहार प्रयोग, समास संरचना एवं प्रकार, संधि नियम एवं प्रकार, अवधारणात्मक व्याकरण, व्यवहार एवं प्रयोग, विनम्रता सूचक, विधि निषेध, काल बोध, स्थान एवं दिशा बोध कारक, कार्य संबंध, अनुक्रम, व्याकरण अशुद्धियाँ, ये आपको सारे टॉपिक को कवर करना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका बी नंबर पे जो लिखा है शब्द बोध, इसमें से आपके आधे से अधिक क्वेश्चन कवर होते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। अगर हम इसमें देखें तो देखिए शब्द रचना है, फिर आपका संज्ञा पद है, सर्वनाम है, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही क्रिया, तो आपको ये सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। अब अगर हम बी में देखें तो देखिए यहाँ पे रचना, उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही यहाँ पे तत्सम तद्भव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देशज विदेशी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं इससे। पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी, ये सभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशुद्धि संशोधन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको हिंदी में इतने टॉपिक को तो अच्छे से कवर करना ही है। इसके बाद देखिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आपको काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ होते हैं। अब सब पूछते हैं कि कहाँ से हमें प्रिपरेशन करना है, तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। इसमें कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही मिनिमम आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है कि कितना आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसलिए बेसिक क्वेश्चन आते हैं एंड आपको अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। एंड आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी ले आऊँगी, जिससे आपको एक पैटर्न का समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको एक बार ज़रूर देखना है कि किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके साथ ही आपको काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के क्वेश्चंस आते हैं। फिर है आपका पढ़ना है, फिर ये एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर्स हैं, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। प्रीपोजिशन में इन, ऑन और एट, ये आपका स्पेशल टॉपिक बताया गया है। इन, ऑन और एट, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद देखिए सिंपल सेंटेंस में आपको इंफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इन्फिनेटिव, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जेंडर है, ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए चेंज ऑफ सेंटेंस कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसमें से देखिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बता देती हूँ। इसमें देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आते हैं। पहला तो आता है चेंज ऑफ सेंटेंस कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका डिटर्मिनर्स, इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम, एनी, ये सारी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर ये आप टेंस के बेसिक क्वेश्चन कुछ कुछ आ जाते हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद क्लॉज,
क्लॉज भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन फ्रेमिंग, ये आपका उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका आर्टिकल। आर्टिकल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद सिंपल प्रीपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया। इसके बाद है नरेशन, नरेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मॉडल, मॉडल्स भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको अच्छे से करना है। देखिए यहाँ पे जितना बताया गया है, जैसे आपका कैन का है, मे का है, शुड का है, फिर आपका वुड का है, तो इनके क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से करने हैं, तो देखिए इसके लिए आप किसी भी कंपटीशन की बुक ले लें एंड उसको अच्छे से अगर आप रीड कर लेते हैं तो इतना सफिशिएंट होता है। आप चाहे तो उस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो को यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आपकी सारे क्लैरिटी हो जाएंगी। बेसिक नॉलेज आपको, स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग, ये सब आना चाहिए, बाकी आप इसकी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नलिखित कार्य आते हैं, जैसे तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता। इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न जाते हैं। विषमता की पहचान, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, संकेतात्मक भाषा, छुपे हुए चित्र वर्ग। तो ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपका है शैक्षिक एवं सामान्य चेतना। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप नोट पढ़िए। इस प्रश्न में निम्नांकित विषय रहेंगे, केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर ही आपका ये सारा टॉपिक रहने वाला है। जैसे ये है आपका भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास, फिर नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, खेल और शिक्षा, योग शिक्षा। तो आपको ये सारे टॉपिक को कवर करना है। कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें से आप देख लीजिएगा, जो भी टॉपिक आपको समझ में आए, एटलीस्ट आपको कुछ कुछ टॉपिक को, इसका बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड फिर आगे है आपका शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। तो यहाँ पे देखिए आपका बताया गया है, यहाँ से आपका फिर अलग से कुछ डिटेल दिए हुए हैं बीएड डीएड से रिलेटेड। आप यहाँ पे देखिए शैक्षणिक अभिरुचि में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं बच्चों के प्रति। अच्छा देखिए इसमें भी ना आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है ना, तो आप इसको बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ होते हैं। मतलब आपको ऐसा सोचना है जैसे आप किसी बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, उनके लिए ना बस केवल पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप जान जाएंगे, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो बहुत ही अच्छे से आप इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है कि बच्चों के प्रति अभिव्यक्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किए जाएंगे। तो ठीक है, तो ये आपका बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से आपको समझना होता है। अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी, आप उतना अच्छा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड अभी से आपको अपना तैयारी स्टार्ट कर देना है। वेट नहीं करना है कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म फिलअप होगा तब हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी के कारण देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं बहुत ही लापरवाही करते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ेंगे, इसके पहले आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर आपका नंबर कम आता है। तो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आपको सारे टॉपिक को एटलीस्ट 1 या 2 दिन में कवर करना है। इसके बाद आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा प्रैक्टिस करके रखना है। एग्ज़ाम के समय बस आपको एक बार रिवाइज करके आपको जाकर एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, तो ये था आपका सारा डिटेल एंड अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।